पुराने समय की बात है। रोम देश पर एक राजा राज करता था, जिसका नाम सुलेमान था। राजा सुलेमान बहुत न्याय करने वाला और दयालु दिल का था। प्रजा उससे बहुत खुश थी। राजा सुलेमान की एक ही बेटी थी, राजकुमारी जरीन। राजकुमारी जरीन बहुत खूबसूरत थी और राजा उससे बहुत प्यार करता था। उसने राजकुमारी जरीन को बड़े लाड़ प्यार और ममता से पाला था। उसने उसे ज्ञान के साथ साथ हर हुनर भी सिखाया था। उसका इरादा था कि राजकुमारी जरीन की शादी किसी बहुत बहादुर और बुद्धिमान राजकुमार से करके वो राजकाज उन दोनों को सौंप दे और खुद अल्लाह की याद में लीन हो जाए। इसलिए जब राजकुमारी बड़ी हो गई तो उसने उसके लिए किसी अच्छे रिश्ते की तलाश शुरू कर दी। अनगिनत राजकुमार राजकुमारी जरीन से शादी की इच्छा रखते थे, लेकिन राजा को कोई रिश्ता पसंद नहीं आ रहा था। जिस तरह का रिश्ता राजा चाहता था, वैसा रिश्ता उसे नहीं मिल रहा था। इसलिए राजा बहुत परेशान था। आज भी जब प्रधानमंत्री ने कनान देश के राजकुमार के बारे में राजा से बात की तो राजा ने मना कर दिया, क्योंकि कनान देश के राजकुमार के बारे में उसने सुन रखा था कि वो काफी क्रूर किस्म का है। महाराज, आखिर आप कैसा रिश्ता चाहते हैं? राजकुमारी की उम्र बढ़ती जा रही है। प्रधानमंत्री ने बड़े ही आदर के साथ कहा। प्रधानमंत्री, राजकुमारी जरीन मेरी इकलौती बेटी है। मैं चाहता हूं उसकी शादी ऐसे राजकुमार से हो जो बहुत बहादुर भी हो और बहुत बुद्धिमान भी, ताकि मेरी राजकुमारी के साथ देश की प्रजा भी खुश रह सके। राजा ने जवाब दिया। लेकिन महाराज, अब ये कैसे पता चलेगा कि कौन सा राजकुमार आपके मापदंड पर पूरा उतरता है? प्रधानमंत्री ने कहा। हां, ये बात सोचने की है। मैंने भी इस बारे में बहुत सोचा है। मेरे मन में एक उपाय आया है। राजा ने कहा। वो क्या उपाय है, महाराज? प्रधानमंत्री ने उत्सुकता के साथ पूछा। वो उपाय ये है प्रधानमंत्री की कोई ऐसी शर्त लगा दी जाए जिसे सिर्फ वही व्यक्ति पूरा कर सके जो बहुत बहादुर और बुद्धिमान हो। इस तरह जो राजकुमार वो शर्त पूरी करेगा वो राजकुमारी का हकदार बन जाएगा। राजा ने कहा। बहुत अच्छा फैसला है, महाराज। लेकिन ऐसी शर्त कौन सी हो सकती है? क्या आपने इस बारे में कुछ सोचा है? प्रधानमंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा। हां, एक शर्त मेरी समझ में आई है और वो ये है कि जो राजकुमार शेषनाग का मनका ले आएगा वही सफल रहेगा। राजा ने कहा। शेषनाग का मनका? ये तो बिल्कुल ही साधारण सी चीज है, महाराज। अब भी दुनिया में ऐसे सपेरे मौजूद होंगे जिनके पास ये मनका होगा। कोई भी राजकुमार ये मनका खरीद कर ला सकता है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया। अच्छा, मेरा तो ख्याल था कि इसे पाना नामुमकिन है। राजा ने चौंकते हुए कहा। अगर आप इस तरह की शर्त चाहते हैं तो फिर महाराज, सांपों की शहजादी नाग रानी के मनके की शर्त लगा दीजिए। प्रधानमंत्री ने कहा। सांपों की शहजादी नाग रानी? क्या मतलब? मैं समझा नहीं। राजा ने हैरान होकर पूछा। महाराज, पूरी दुनिया के सांपों में एक मादा सांप ऐसी होती है जिसे नाग रानी कहा जाता है। पूरी दुनिया के सांप उसके अधीन होते हैं। शेषनाग तो उसका छोटा सा नौकर समझा जाता है। उसे नाग रानी भी कहा जाता है और सांपों की शहजादी भी। उस नाग रानी में ये ताकत होती है कि वो इंसानी रूप ले सकती है। इसलिए बूढ़े सपेरे बताते हैं कि सांपों की शहजादी अक्सर इंसानी रूप में ही रहती है। आम आदमी उसे पहचान ही नहीं सकता। सिर्फ उसकी एक निशानी होती है कि सांप उसके अधीन होते हैं। कोई सांप उसे काटने की हिम्मत नहीं कर सकता। उसकी आंखों में ऐसी ताकत होती है कि जिसकी तरफ वो नजर भरकर देखती है वो सुन्न होकर रह जाता है। उसके पास एक खास मनका होता है। वो जिस पर बहुत खुश हो जाए उसे वो मनका दे देती है, वरना दुनिया की कोई ताकत उससे ये मनका हासिल नहीं कर सकती। प्रधानमंत्री ने विस्तार से बताते हुए कहा और महाराज हैरानी से सुनते रहे। लेकिन उस मनके की क्या निशानी होती है, प्रधानमंत्री? राजा ने पूछा। उस मनके की निशानी ये होती है, महाराज, कि उसे जब भी निचोड़ा जाए उससे खून की बूंदें निकलती है, और ये खून की बूंदें जिस चीज पर पड़ जाए
वो सोने की हो जाती है। प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, ओह, फिर तो वाकई ये दुर्लभ चीज हुई, लेकिन क्या कोई इंसान इसे पा भी सकता है? राजा ने कहा, पाया जा सकता है। बहादुरी और बुद्धिमानी से इंसान क्या नहीं कर सकता? प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, बस फिर ठीक है, तुम ये घोषणा करवा दो कि जो राजकुमार नागरानी का मनका लेकर आएगा, उसकी शादी राजकुमारी जरीन से कर दी जाएगी और उसे रोम देश का राज सिंहासन भी सौंप दिया जाएगा। राजा ने खुश होकर कहा, महाराज, अगर इसमें राजकुमार की शर्त हटा दी जाए तो ज्यादा बेहतर है। कोई भी नौजवान ये कामयाबी हासिल कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा, नहीं, मैं किसी आम आदमी से राजकुमारी की शादी नहीं कर सकता। उसका राजकुमार होना जरूरी है। राजा ने कड़े लहजे में कहा, ठीक है महाराज, आपकी बात सही है। राजकुमार होना जरूरी है ताकि रोम देश के सिंहासन पर कोई आम आदमी न बैठ सके। ठीक है हुजूर, मैं आज ही ये घोषणा करवा देता हूं। प्रधानमंत्री ने सिर हिलाते हुए कहा और फिर वो राजा से आज्ञा लेकर कमरे से बाहर निकल गया और राजा उठकर अपने महल की तरफ बढ़ गया। वो ये बात राजकुमारी जरीन को भी बताना चाहता था ताकि उसे भी पता चल जाए कि जो राजकुमार ये मन का ले आएगा उससे उसकी शादी कर दी जाएगी। राजकुमार फिरोज अपने दोस्तों के साथ बैठा हंसी मजाक में लगा था कि एक नौजवान तेजी से चलता हुआ उसके पास पहुंचा। राजकुमार हुजूर, अभी अभी मैंने एक घोषणा सुनी है। नौजवान ने आदर के साथ कहा, घोषणा? कैसी घोषणा बख्त बेदार? राजकुमार ने मुस्कुराते हुए पूछा। बख्त बेदार प्रधानमंत्री का लड़का था और राजकुमार फिरोज का बचपन का दोस्त था, इसलिए राजकुमार सबसे ज्यादा उसी से घुला मिला था। रोम देश के राजा ने अपनी बेटी राजकुमारी जरीन की शादी के लिए घोषणा की है कि जो राजकुमार सांपों की शहजादी नागरानी का मनका हासिल करके लाएगा, उसकी शादी राजकुमारी जरीन से कर दी जाएगी और रोम देश का राज्य उसे सौंप दिया जाएगा। बख्त बेदार ने जवाब दिया, ओह, मगर ये सांपों की शहजादी और नागरानी क्या होती है? राजकुमार फिरोज ने चौंकते हुए कहा, हुजूर, ये सब कहानियां हैं। कहते हैं कि एक मादा सांप ऐसा होता है जिसके पूरी दुनिया के सांप गुलाम होते हैं और उसको ये ताकत प्राप्त होती है कि वो चाहे तो इंसानी रूप में रहे। उस सांप को सांपों की शहजादी और नागरानी कहते हैं। महफिल में मौजूद एक आदमी ने कहा, अच्छा, वाकई हमें तो आज तक इस बारे में पता ही न चल सका था। इस मनके की भी तो कोई निशानी होती होगी। राजकुमार फिरोज ने कहा, जी हां, इस मनके की ये निशानी बताई जाती है कि उसे निचोड़ा जाए तो उसमें से खून की बूंदें टपकती है और जिस चीज पर ये बूंदें डाल दी जाए वो सोने में बदल जाती है। उस दोस्त ने जवाब दिया, ओह, फिर तो वो बहुत ही कीमती चीज है। राजकुमार फिरोज ने दिलचस्पी लेते हुए कहा, राजकुमार हुजूर, मैंने पहले ही कहा है कि ये सब किस्से कहानियां हैं, इनका कोई वास्तविक वजूद नहीं है। उस दोस्त ने, जिसने ये जानकारी दी थी, जवाब दिया, अगर ये किस्से कहानियां हैं तो फिर क्या रोम देश का राजा पागल है जिसने अपनी बेटी की शादी के लिए इस शर्त की घोषणा कर दी है? और तुम जानते हो कि राजकुमारी जरीन हमें कितनी पसंद है। हम उसे बचपन से जानते हैं। हम जरूर राजकुमारी जरीन से शादी करेंगे। इस तरह राजकुमारी जरीन के साथ साथ रोम देश का राज्य भी हमारे पास आ जाएगा और अपने देश के साथ साथ रोम देश के भी राजा बन जाएंगे। दुनिया में हमारा देश सबसे बड़ा देश होगा। राजकुमार फिरोज ने पक्का फैसला करने वाले लहजे में कहा। राजकुमार फिरोज रोम के पड़ोसी देश अजरबैजान के राजा का इकलौता बेटा था, बहुत बहादुर और बुद्धिमान, क्योंकि रोम देश से उसके देश की सीमाएं मिलती थी, इसलिए दोनों देशों के राजाओं का एक दूसरे के यहां आना जाना था। राजकुमारी जरीन भी उसे पसंद करती थी। राजकुमार हुजूर, क्या ख्याल है अगर आपका रिश्ता राजकुमारी जरीन के लिए भेजा जाए तो रोम देश के राजा को क्या इनकार हो सकता है? वो जरूर ये शर्त हटाकर आपका रिश्ता स्वीकार करेगा।
आखिर उसे आपसे अच्छा दामाद कहाँ मिलेगा? बख्त बेदार ने कहा। बख्त बेदार, तुम्हें पता नहीं, हमने पहले अपने खास आदमी के जरिए राजकुमारी जरीन के लिए रिश्ता भेजा था, लेकिन सुलेमान राजा टाल गया था। जब हमारे आदमी ने बहुत जिद की तो उसने ये जवाब दिया था कि राजकुमार फिरोज वाकई बहुत अच्छा राजकुमार है, लेकिन उसने अभी तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे सारी दुनिया पर उसकी बहादुरी और बुद्धिमानी की पहचान बन जाए। इसलिए ये संदेश मिलने के बाद मैं सोच ही रहा था कि ऐसा कोई काम हो सकता है कि तुमने ये घोषणा सुना दी। अब तो सुलेमान राजा ने खुद ये शर्त लगा दी है। अब इस शर्त के पूरा होने पर वो मना नहीं कर सकता। राजकुमार फिरोज ने कहा। मगर राजकुमार हुजूर, अब सांपों की शहजादी को कैसे ढूंढा जाए? बख्त बेदार ने कहा। मैंने सुना है कि लाल पहाड़ी में एक बहुत बूढ़ा आदमी रहता है, जो किसी जमाने में बहुत बड़ा सपेरा रह चुका है। उससे पूछा जाए, शायद वो इस बारे में कोई रास्ता दिखा सके। एक दोस्त ने कहा। ओह, ठीक है, उसे जरूर पता होगा। तुमने अच्छा सुझाव दिया है दोस्त, तुम इनाम के हकदार हो। राजकुमार ने खुश होते हुए कहा और फिर गले से एक कीमती हार उतारकर उस दोस्त की तरफ बढ़ा दिया, जिसे उसने बहुत शुक्रिया के साथ स्वीकार कर लिया। ठीक है राजकुमार हुजूर, मैं उस बूढ़े को बुलवा लेता हूं। बख्त बेदार ने कहा। नहीं, वो बुजुर्ग है, उसे यहां आने में तकलीफ होगी। फिर काम हमारा है, हम खुद उसके पास जाएंगे। तुम घोड़े तैयार कराओ। राजकुमार फिरोज ने कहा। कितने घोड़े हुजूर? बख्त बेदार ने कहा। सिर्फ तुम और मैं जाऊंगा। 2 घोड़े, राजकुमार फिरोज ने कहा और बख्त बेदार सिर हिलाता हुआ कमरे से बाहर चला गया। अब हमें आज्ञा दीजिए राजकुमार हुजूर। बाकी दोस्तों ने राजकुमार का मन देखते हुए कहा और राजकुमार ने सिर हिला दिया। सब दोस्त राजकुमार को प्रणाम करते हुए एक एक करके कमरे से बाहर निकल गए। थोड़ी देर बाद बख्त बेदार वापस आया और उसने घोड़े तैयार होने की खबर दी। राजकुमार उठा और फिर बख्त बेदार के साथ चलता हुआ कमरे से निकलकर शाही अस्तबल की तरफ बढ़ने लगा। कुछ ही पलों बाद वे दोनों घोड़ों पर सवार शाही महल से निकलकर लाल पहाड़ी की तरफ बढ़ने लगे। लाल पहाड़ी शहर से काफी दूरी पर थी, इसलिए लगातार 1 घंटे तक घोड़े दौड़ाने के बाद वे लाल पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। कहाँ रहता है वो बूढ़ा? राजकुमार फिरोज ने पहाड़ी के नीचे पहुंचकर घोड़ा रोकते हुए बख्त बेदार से पूछा। सुना है इस पहाड़ी की किसी गुफा में रहता है, बख्त बेदार ने कहा और फिर वो घोड़े से उतर पड़ा। आप यहां रुकें, मैं उसे तलाश करता हूं। मुझे ऊपर पहाड़ी पर जाना होगा। बख्त बेदार ने घोड़े से उतरकर उसे एक पेड़ के साथ बांधते हुए कहा। मैं भी साथ चलूंगा, राजकुमार फिरोज ने कहा और फिर वो भी घोड़े से उतर पड़ा। बख्त बेदार ने आगे बढ़कर उसका घोड़ा बांधा और फिर वे दोनों पहाड़ी पर चढ़ने लगे। अभी वे थोड़ी ही दूर गए थे कि उन्हें एक तरफ से धुआं सा उठता दिखाई दिया। ये धुआं एक बड़ी चट्टान के पीछे से ऊपर उठ रहा था और धुआं देखते ही दोनों ने अपना रुख उधर ही कर लिया। धुएं का साफ मतलब यही था कि वो बूढ़ा इधर ही रहता होगा। चट्टान के पीछे एक बड़ी गुफा में से वो धुआं निकल रहा था और गुफा का द्वार धुएं से भरा हुआ था। बुजुर्ग महाशय, अजरबैजान का राजकुमार फिरोज आपसे मिलने के लिए गुफा के बाहर खड़ा है। बख्त बेदार ने द्वार के पास पहुंचते ही जोर से कहा, ताकि अगर वो बूढ़ा अंदर रहता है तो जवाब मिल जाए। अंदर आ जाओ, जिसे आना है। मैं बूढ़ा हूं, चल नहीं सकता। अंदर से किसी की कांपती हुई आवाज सुनाई दी और बख्त बेदार ने राजकुमार को इशारा किया और फिर वे दोनों उस धुएं भरी गुफा में घुसते चले गए। गुफा काफी बड़ी थी और उसके आखिरी हिस्से में एक बहुत बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था। उसके पास ही आग जल रही थी, जिसमें से धुआं निकल रहा था। प्रणाम बाबा, राजकुमार फिरोज हूं और ये मेरा साथी बख्त बेदार है। राजकुमार फिरोज ने बूढ़े के पास जाकर आदर के साथ कहा, मैं शर्मिंदा हूं राजकुमार हुजूर कि आपके स्वागत के लिए बाहर ना आ सका।
वैसे आपका यहां आना मेरे लिए गर्व की बात भी है और हैरानी की बात भी। बूढ़े ने अपना हाथ उठाकर राजकुमार को प्रणाम करते हुए कहा, आपकी कृपा है बुजुर्ग महाशय। दरअसल हम आपसे एक बात पूछने आए हैं। हमें पता चला है कि आप सपेरे भी रहे हैं। राजकुमार ने बुजुर्ग के सामने बैठते हुए कहा, और बख्त बेदार भी उसके साथ ही बैठ गया। आपने सही सुना है राजकुमार हुजूर। मेरी सारी जिंदगी सांपों के बीच ही गुजरी है और 7 पीढ़ियों से हमारा यही पेशा चला रहा है। अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूं, इसलिए ये धंधा छोड़कर सिर्फ अल्लाह की इबादत ही में लगा रहता हूं। खैर, बताइए आप क्या पूछना चाहते हैं? बूढ़े ने जवाब दिया, बुजुर्ग महाशय, हम सांपों की शहजादी नाग रानी का पता पूछना चाहते हैं। राजकुमार ने कहा, क्या राजकुमार हुजूर, आप वाकई ये बात पूछ रहे हैं? बूढ़े ने बुरी तरह चौंकते हुए पूछा। उसके चेहरे पर गहरी हैरानी के भाव उभर आए थे। हां बुजुर्ग महाशय, हम उससे मिलना चाहते हैं। राजकुमार ने जवाब दिया। ओह राजकुमार हुजूर, आपको किसने बहका दिया है? आप इसको भूल जाए तो ज्यादा बेहतर है। बूढ़े ने चिंता भरे स्वर में कहा, नहीं बुजुर्ग महाशय, मैं फैसला कर चुका हूं कि सांपों की शहजादी को जरूर तलाश करूंगा। आपकी मर्जी, आप हमें कुछ बताएं या नहीं, हम आपको मजबूर नहीं कर सकते। राजकुमार ने पक्के इरादे के साथ कहा, मेरा यह स्वभाव नहीं राजकुमार हुजूर कि मैं आपसे कुछ छुपा सकूं। लेकिन आप उसे क्यों तलाश करना चाहते हैं? बूढ़े ने कहा, बुजुर्ग महाशय, बात यह है कि रोम के राजा सुलेमान ने अपनी बेटी राजकुमारी के साथ शादी के लिए यह शर्त लगाई है कि जो राजकुमार सांपों की शहजादी नाग रानी का मन का लेकर आएगा, उसी के साथ राजकुमारी जरीन की शादी कर दी जाएगी। और हमारे राजकुमार फिरोज राजकुमारी जरीन से मोहब्बत करते हैं और उसी से शादी करना चाहते हैं, इसलिए ये वे मन का हासिल करने का फैसला कर चुके हैं। बख्त बेदार ने विस्तार से बताते हुए कहा, रोम का राजा सुलेमान शायद अपनी बेटी की शादी किसी से करना ही नहीं चाहता, इसलिए उसने ये नामुमकिन शर्त लगा दी है। सांपों की शहजादी का मन का पाना नामुमकिन है। राजकुमार हुजूर, आप राजा सुलेमान को मजबूर करें कि वो इस शर्त से पीछे हट जाए, वरना उसकी बेटी सारी उम्र कुंवारी ही रह जाएगी। बूढ़े ने जवाब दिया, नहीं, अब जबकि राजा ने शर्त लगा दी है तो हम हर हाल में ये शर्त पूरी करेंगे। अब ये हमारी इज्जत और आन का सवाल है। आप कृपया इस बारे में जो कुछ जानते हैं वो हमें बता दें, उसके बाद हमारी किस्मत। राजकुमार फिरोज ने निर्णय भरे लहजे में कहा, मैं जवानी की जिद से वाकिफ हूं राजकुमार हुजूर, और मुझे पता है कि आप वाकई मानेंगे नहीं, लेकिन मेरी अब भी सलाह यही है कि आप इस ख्याल को छोड़ दें। ये नामुमकिन है। मुझे यकीन है कि जब कोई भी उम्मीदवार सामने नहीं आएगा तो राजा सुलेमान को इस शर्त के नामुमकिन होने का ख्याल आएगा और वो उसे खुद ही वापस ले लेगा। बूढ़े ने कहा, इसका मतलब है कि आप बताना ही नहीं चाहते। ठीक है, आपकी मर्जी, चाहे इस काम में मेरी जान क्यों न चली जाए, मैं इस शर्त को जरूर पूरा करूंगा। इंसान को अल्लाह ने यह ताकत दी है कि अगर वो हिम्मत करे तो नामुमकिन को मुमकिन बना सकता है। राजकुमार फिरोज ने कड़े लहजे में कहा, आप मेरी बातों से नाराज हो गए हैं राजकुमार हुजूर, हालांकि मैंने ये बातें आपके फायदे के लिए ही की थी। खैर, जो खुदा को मंजूर होगा, जो कुछ मैं जानता हूं आपको बता देता हूं। बूढ़े ने कुछ मायूस लहजे में कहा, आप बेफिक्र रहें बुजुर्ग महाशय, मैं जरूर अपने मकसद में सफल रहूंगा। राजकुमार ने खुश होते हुए कहा, राजकुमार हुजूर, इस समय की नाग रानी यानी सांपों की रानी यहां से सैकड़ों मील दूर एक देश दौलताबाद में रहती है। वो दौलताबाद के राजा की बेटी बनी हुई है। दरअसल दौलताबाद के राजा की बेटी को उसने मार दिया था और खुद उसका रूप ले लिया था। दौलताबाद का राजा उसके जादू का शिकार है, इसलिए वो मजे से रह रही है। ये तो उसके बारे में आम सी बात थी, लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि नाग रानी बहुत क्रूर औरत है। वो हर महीने एक मासूम बच्चे का खून पीती है।
उसके आदमी दूर दूर से अपहरण करके लाते हैं। बहुत विलासी भी है, नौजवान और खूबसूरत मर्दों का शिकार करती है और फिर उनकी लाशें शहर में पड़ी मिलती है, क्योंकि उनके शरीर ऐसे होते हैं कि देखने से साफ पता चलता है कि उन्हें किसी सांप ने डंसा है। इसलिए किसी को पता नहीं चलता कि उनके साथ असल में हुआ क्या है। और फिर ये भी बता दूं कि नाग रानी पर न कोई हथियार असर करता है और न ही कोई जादू, न ही उसे मारा जा सकता है। और उसकी आंखों में इतनी ताकत है कि सामने वाले को देखते ही उसके मन को पढ़ लेती है, और अगर वो चाहे तो सिर्फ फूंक मारकर दुश्मन को खत्म कर सकती है। बूढ़े ने पूरी जानकारी देते हुए कहा। उसका मन का कहा होगा? राजकुमार ने पूरी दिलचस्पी लेते हुए पूछा। यही तो सबसे बड़ी समस्या है। ये मन का उसके गले में है, और जब तक उसे मारा न जाए वो मन का नहीं लिया जा सकता और उसे मारा नहीं जा सकता। बूढ़े ने जवाब दिया। ये कैसे हो सकता है बुजुर्ग, कि इस दुनिया में रहने वाला कोई भी जीव मौत का स्वाद न चखे? राजकुमार ने हैरान होकर पूछा। आपकी बात सही है राजकुमार हुजूर। नाग रानी को भी मरना है, लेकिन उसका समय तय है। 100 साल बाद ही उसकी मौत हो सकती है, और अभी 100 साल पूरे होने में 40 साल बाकी है। बूढ़े ने जवाब दिया। ओह, इतनी लंबी अवधि तक इंतजार नहीं किया जा सकता। उसे पहले मरना ही होगा। राजकुमार ने बहुत मजबूत लहजे में कहा। बुजुर्ग महाशय, आप इतना कुछ जानते हैं तो आप ये बात भी जरूर जानते होंगे कि 100 साल से पहले अगर नाग रानी को मारना हो तो उसका क्या तरीका हो सकता है। वैसे भी इस कदर जालिम औरत का खात्मा इंसानियत की सेवा है। बख्त बेदार ने कहा। हाँ, पहले तो मैं सिर्फ मन का पाना चाहता था, लेकिन अब तो चाहे मन का मिले या न मिले, इंसानों को उस क्रूर औरत से छुटकारा दिलाना फर्ज बन गया है। राजकुमार फिरोज ने कहा। ओ राजकुमार हुजूर, आप वाकई महान दिल के मालिक हैं। अब आपने निजी स्वार्थ से ऊपर उठकर इंसानियत की सेवा की बात की है। अब अल्लाह की मदद भी आपके साथ होगी, और मेरी दुआएं भी। उसको मारने का वाकई एक तरीका है, लेकिन वो बहुत मुश्किल है, लगभग नामुमकिन। बूढ़े ने मुस्कुराते हुए कहा। आप बताए तो सही। कोशिश करना तो इंसान का काम है, मदद अल्लाह ने करनी है। राजकुमार ने जवाब दिया। राजकुमार हुजूर, नाग रानी के पास हर साल एक बार सांपों का राजकुमार कामदार सांप आता है, और नाग रानी उसके स्वागत के लिए अपने महल की खिड़की में आकर बैठती है और अपने गले में सांपों के राजकुमार के दोस्त भुशर नाग को लपेट लेती है। भुशर नाग सांपों के राजकुमार का बहुत गहरा दोस्त है, और उसमें यह खासियत है कि वो जहां मौजूद हो वहां सांपों के राजकुमार को कोई खतरा नहीं हो सकता। बूढ़े ने जवाब दिया। कमाल है। वैसे भुशर नाग न हो तो सांपों के राजकुमार को क्या खतरा हो सकता है? राजकुमार ने हैरान होकर पूछा। आप ये बात नहीं जानते राजकुमार हुजूर। सांपों के राजकुमार कामदार सांप और सांपों की शहजादी नाग रानी के बीच सदियों से दुश्मनी चली आ रही है। वे दोनों एक दूसरे के कड़े दुश्मन हैं, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक अपने समय से पहले मर जाए तो दूसरे की ताकत इतनी बढ़ जाती है कि फिर वो हमेशा के लिए जिंदा रह सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि नाग रानी के गले में मनका है, जबकि सांपों के राजकुमार के गले में मनका नहीं होता। इसलिए नाग रानी की ताकत राजकुमार से दोगुनी होती है। वो अगर चाहे तो कोई चाल चलकर सांपों के राजकुमार को मार सकती है। इसलिए भुशर नाग की मौजूदगी जरूरी होती है। भुशर नाग सांपों की शहजादी के गले में लटका हुआ हो तो शहजादी के मनके की ताकत खत्म हो जाती है और वे दोनों बराबर हो जाते हैं। बूढ़े ने विस्तार से बताया। लेकिन उनका मिलना क्यों जरूरी होता है, ये तो बताइए। जब वे दुश्मन हैं तो क्यों मिलते हैं? बख्त बेदार ने सवाल करते हुए पूछा। नाग देवता का ये आदेश है कि हर साल कम से कम एक बार दोनों आपस में मिले। नाग देवता ये चाहता है कि उनके बीच समझौता हो जाए और वे एक दूसरे से शादी कर लें। लेकिन आज तक नाग रानी इस शादी पर तैयार नहीं हुई, क्योंकि मनके की वजह से उसमें यह विशेषता है कि वो इंसानी रूप ले सकती है, और आप जानते हैं कि इंसानी रूप में रहने के कितने सुख होते हैं। अगर नाग रानी शादी पर तैयार हो जाए
तो फिर हमेशा के लिए नाग बनकर रहना पड़ेगा। फिर वो इंसानी रूप में नहीं आ सकती, क्योंकि शादी के बाद मन का नाग देवता के आदेश के अनुसार कामदार सांप के पास चला जाएगा। यही कारण है कि हर साल दिन और रात जब बराबर होते हैं, सांपों का राजकुमार नाग रानी से मिलने आता है ताकि उसे शादी के लिए मना सके। लेकिन नाग रानी मना कर देती है और सांपों का राजकुमार अपने दोस्त के साथ वापस चला जाता है। बूढ़े ने जवाब दिया, अच्छा, लेकिन आप तो हमें बता रहे थे कि समय से पहले नाग रानी को मारा जा सकता है, उसका तरीका बताएं। राजकुमार फिरोज ने कहा, जी हां, मैं बताता हूं। उसका तरीका सिर्फ यह है कि अगर कोई आदमी उस समय उस महल की खिड़की के नीचे छुपकर खड़ा हो जाए और उसके तीर पर महेश बूटी का जहर लगा हो। जब कामदार सांप शहजादी से मिलने के लिए आए और वो तीर कामदार की गर्दन में मार दिया जाए, तो कामदार सांप मर जाएगा और उसके मरते ही नाग रानी के गले में लटका हुआ भूषर सांप गुस्से में आ जाएगा और वो नाग रानी के गले में गुस्से की अधिकता से डंस लेगा। भूषर सांप में ये खासियत है कि जब वो गुस्से में अंधा होकर किसी को डंसता है तो उसके जहर में ऐसी ताकत पैदा हो जाती है कि नाग रानी भी मर सकती है। लेकिन नाग रानी को डंसने के बाद वो खुद भी जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए कामदार सांप की मौत ही उसे इतना गुस्सा दिला सकती है। बूढ़े ने जवाब दिया, ओह, फिर तो ये बहुत आसान तरीका है। आप तो कह रहे थे कि ऐसा होना नामुमकिन है। राजकुमार ने खुश होते हुए कहा, राजकुमार हुजूर, दिखने में ये बात बहुत आसान लगती है, लेकिन इसमें 2 चीजें हैं जिन पर शायद आपने ध्यान नहीं दिया। पहली बात, महेश बूटी का जहर पाना, और दूसरी बात, ठीक उसी समय कामदार सांप पर तीर चलाना जब वो शहजादी से मिलने जा रहा हो। कामदार सांप बिजली से भी ज्यादा तेज रफ्तार होता है, इसलिए उस पर निशाना लगाना नामुमकिन है। बूढ़े ने जवाब दिया, निशाने वाली बात रहने दें, मैं बिजली से भी ज्यादा तेज चीज का भी सही निशाना ले सकता हूं। वैसे उस महेश बूटी के बारे में बताएं, ये कहां से मिलती है और उसकी क्या पहचान है? राजकुमार ने सिर हिलाते हुए पूछा, महेश बूटी जखार पर्वत की लाल चोटी पर पैदा होती है। उस बूटी में से इतना जहर निकलता है कि पूरी चोटी की हवा जहरीली हो जाती है और वहां कोई जानदार एक सांस भी ले तो तुरंत मर जाता है। बूढ़े ने जवाब दिया, ओह, फिर इसे कैसे पाया जा सकता है? राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, ये तो आपके सोचने की बात है, मेरी बुद्धि में तो ये आज तक नहीं आया। बूढ़े ने इनकार में सिर हिलाते हुए कहा, अच्छा, उसकी कोई निशानी बता दे कि ये बूटी होती कैसी है? राजकुमार ने कहा, मैंने बड़ों से सुना है कि उस बूटी का रंग लाल होता है। पूरी बूटी गहरे रंग की होती है, हालांकि उसमें से लगातार नीले रंग का जहरीला धुआं निकलता रहता है। बस यही उसकी निशानी है। बूढ़े ने जवाब दिया, बुजुर्ग महाशय, ये जखार पर्वत कहाँ स्थित है? राजकुमार के दोस्त बख्त बेदार ने पूछा। जखार पर्वत लाल सागर के बीच में स्थित एक बहुत बड़े टापू के बीच में है। बस इससे ज्यादा मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानता, बूढ़े ने कहा, और राजकुमार और बख्त बेदार दोनों उसका शुक्रिया अदा करके उठ खड़े हुए और फिर उससे आज्ञा लेकर गुफा से बाहर आ गए। राजकुमार हुजूर, ये काम तो मेरे ख्याल में लगभग नामुमकिन है। बेहतर यही है कि आप इस विचार को छोड़ दें। बख्त बेदार ने गुफा से निकलकर पेड़ों से बंधे हुए घोड़ों की तरफ बढ़ते हुए कहा, नहीं बख्त बेदार, मैं एक बार जो फैसला कर लूं उसे अधूरा नहीं छोड़ सकता। हालांकि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं अकेला इस काम को पूरा करने के लिए जाऊंगा। राजकुमार ने घोड़े की रस्सी को पेड़ से खोलते हुए जवाब दिया, ओ राजकुमार हुजूर, मेरा यह मतलब नहीं था और नहीं मैं आपको अकेला जाने दूंगा, चाहे कुछ हो जाए। मैं हर हाल में आपके साथ रहूंगा। ये मेरा फैसला है और आपका दोस्त होने के नाते मुझे ये हक है कि जिस तरह आप अपना फैसला नहीं बदलते, उसी तरह मैं भी अपना फैसला नहीं बदलता। बख्त बेदार ने बहुत गंभीर लहजे में कहा और राजकुमार उसकी बात सुनकर हंस पड़ा। अच्छा, जैसी तुम्हारी मर्जी,
मुझे कोई आपत्ति नहीं है। वैसे मैं ये काम जरूर पूरा करूंगा, चाहे उसमें मेरी जान ही क्यों न चली जाए, राजकुमार ने कहा और फिर उछलकर अपने घोड़े पर बैठ गया। बख्त बेदार भी अपने घोड़े पर सवार हुआ और वे दोनों घोड़े दौड़ाते हुए वापस शाही महल की तरफ बढ़ने लगे। शाही महल पहुंचकर राजकुमार ने सबसे पहले जाकर अपने पिता राजा से इस काम को पूरा करने की आज्ञा मांगी। पहले तो राजा ने उसे आज्ञा देने से मना कर दिया, लेकिन फिर राजकुमार की बहुत ज्यादा जिद पर उसे मजबूर होकर आज्ञा देनी पड़ी और राजकुमार खुशी खुशी वापस आ गया। उधर बख्त बेदार भी अपने पिता प्रधानमंत्री से आज्ञा लेकर आ गया था। राजकुमार हुजूर, इस काम पर चलने से पहले हमें किसी अल्लाह वाले बुजुर्ग से जरूर मिलना चाहिए। अल्लाह वालों की दुआएं बहुत असर रखती हैं। बख्त बेदार ने राजकुमार को समझाते हुए कहा, हां, इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन क्या तुम किसी ऐसे अल्लाह वाले बुजुर्ग को जानते हो? राजकुमार ने सिर हिलाते हुए पूछा। हां राजकुमार हुजूर, यहां पास ही जंगल में एक बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं। वे बहुत इबादत करने वाले और अल्लाह वाले हैं। बख्त बेदार ने कहा, तो चलो हम उनसे मिलकर फिर लाल सागर की तरफ चल देंगे, राजकुमार ने कहा। उसके बाद राजकुमार ने सफर की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने बहुत शक्तिशाली घोड़े शाही अस्तबल से लिए, सोने के सिक्कों की कई थैलियां अपनी कमर से बांधी और राजकुमार ने खास तौर पर अपना धनुष भी कमर से लटका लिया और तीरों से भरा हुआ तरकश भी उठा लिया। तैयारी पूरी करने के बाद वे दोनों शाही महल से निकले और फिर घोड़े दौड़ाते हुए पास के जंगल की तरफ बढ़ते चले गए, जहां बख्त बेदार के कहने के मुताबिक अल्लाह वाले बुजुर्ग रहते थे। थोड़ी देर बाद वे शहर से निकलकर जंगल में पहुंच गए और फिर थोड़ी ही दूर आगे जाने के बाद जंगल में एक झोपड़ी नजर आ गई। झोपड़ी से बाहर एक बुजुर्ग आसन बिछाए इबादत में लगे नजर आ रहे थे। उनके हाथ में माला थी और आंखें बंद थी। बुजुर्ग को देखते ही वे दोनों आदर के कारण अपने घोड़ों से उतर गए। उन्होंने घोड़ों को पेड़ों से बांधा और फिर धीरे धीरे चलते हुए वे दोनों बुजुर्ग के पास पहुंचे और उनके सामने आदर के साथ बैठ गए। बुजुर्ग कुछ देर तो आंखें बंद किए बैठे रहे, फिर उन्होंने आंखें खोली और इन दोनों को देखकर धीरे से मुस्कुरा दिए। राजकुमार और बख्त बेदार दोनों ने बहुत आदर के साथ उन्हें प्रणाम किया। मुझे पता है राजकुमार हुजूर कि आप मेरे पास क्यों आए हैं। आप नाग रानी को खत्म करके उसके गले में मौजूद मन का पाना चाहते हैं, ताकि रोम के राजा की बेटी राजकुमारी जरीन से शादी कर सके। क्यों, मैं सही कह रहा हूं? बुजुर्ग ने कहा, आप अल्लाह वाले हैं, आपको सब कुछ पता है। हम इसलिए हाजिर हुए हैं कि आप हमारे हक में दुआ करें कि हम इस काम में सफल हो जाएं। राजकुमार ने बहुत आदर के साथ जवाब देते हुए कहा, तुमने उस बूढ़े से क्या कहा था कि क्योंकि नाग रानी क्रूर है इसलिए तुम उसे मारना चाहते हो। तुम्हारी ये बात हमें पसंद आई है। इससे पहले तुम सिर्फ अपने निजी मतलब की खातिर ये काम करना चाहते थे और ऐसी स्थिति में हम तुम्हारे लिए दुआ न करते, लेकिन अब जबकि तुम एक जालिम का खात्मा करने जा रहे हो तो हम जरूर तुम्हारे हक में दुआ करेंगे। बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया और उसके साथ ही उन्होंने दुआ के लिए हाथ उठा दिए। वे काफी देर तक दुआ करते रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बुजुर्ग महाशय, अब हमें संतोष है कि हम जरूर अपने मकसद में सफल होंगे। राजकुमार और बख्त बेदार ने खुश होकर कहा, अल्लाह की मदद जरूर तुम्हारे साथ रहेगी। मैं तुम्हें एक चीज देना चाहता हूं जो तुम्हारे बहुत काम आएगी, बुजुर्ग ने कहा और फिर उन्होंने अपने आसन का एक कोना उठाया और उसके नीचे से कपड़े का एक छोटा सा टुकड़ा निकाला जिसका रंग हरा था, और ये कपड़ा उन्होंने राजकुमार की तरफ बढ़ाया, जिसे राजकुमार ने बहुत आदर से ले लिया। ये कपड़ा जब तक तुम्हारी जेब में रहेगा तुम पर कोई जहर, कोई जादू असर न करेगा, और जब तुम कामदार सांप पर तीर चलाने लगो तो इस कपड़े को तीर के पिछले हिस्से पर बांध लेना और उस पर हाथ रखकर धनुष को खींचना। तुम्हारा तीर निशाने पर लगेगा, बुजुर्ग ने कहा
और राजकुमार बहुत खुश हुआ। उसने अनायास ही उस कपड़े के टुकड़े को चूम लिया और फिर उसे बहुत आदर से जेब में रख लिया। आदरणीय बुजुर्ग, मेरे लिए क्या आज्ञा है? मैं भी तो इस काम में राजकुमार के साथ जा रहा हूं, बख्त बेदार ने कहा। और बुजुर्ग ने मुस्कुराते हुए अपनी जेब से एक छोटी सी अंगूठी निकाली और उसे बख्त बेदार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे तुम अपने दाएं हाथ की छोटी उंगली में पहन लो। इसे पहनने के बाद तुम किसी को नजर नहीं आओगे। और सुनो, जब राजकुमार कामदार सांप पर तीर चलाए तो तुम उससे पहले नाग रानी के महल में घुसकर उसके पास पहुंच जाना, क्योंकि तुम्हें कोई न देख सकेगा। इसलिए तुम बिना किसी डर के उसके पास पहुंच जाओगे। फिर जैसे ही नाग रानी मरेगी, उसके गले से मन का बाहर आ गिरेगा। उस समय तुमने तुरंत वो मन का उठा लेना है, वरना कोई और उसे उठाकर भाग जाएगा और तुम देखते रह जाओगे। बुजुर्ग ने बख्त बेदार से मुखातिब होकर कहा, ठीक है आदरणीय बुजुर्ग, मैं ऐसा ही करूंगा। बख्त बेदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और सुनो, इस अंगूठी की कृपा से तुम पर भी कोई जहर या जादू असर नहीं करेगा। इसलिए तुम राजकुमार के साथ बेफिक्र होकर लाल पहाड़ी पर चले जाना, बुजुर्ग ने कहा। और फिर वे दोनों बुजुर्ग से आज्ञा लेकर उठे और उन्होंने अपने घोड़े संभाले और उस समय तक आदर में पैदल चलते रहे जब तक बुजुर्ग उन्हें नजर आते रहे। उसके बाद वे घोड़ों पर सवार होकर आगे बढ़ गए। अब उनका रुख लाल सागर की तरफ था, जो वहां से 7 दिनों की दूरी पर था। 7 दिनों के सफर के बाद वे लाल सागर के किनारे पर पहुंच गए। अब उनके सामने एक विशाल सागर लहरें मार रहा था, जिसके पानी का रंग गहरा लाल था। लाल पहाड़ी वाला टापू उस सागर के बीच में था, लेकिन उस टापू तक पहुंचने के लिए उन्हें किसी मजबूत नाव की जरूरत थी। लेकिन वहां कोई नाव नजर नहीं आ रही थी। अब नाव कहां से लाए, बख्त बेदार? राजकुमार ने घोड़े से उतरते हुए कहा, आप यहां ठहरे न, राजकुमार हुजूर, मैं इधर उधर घोड़ा दौड़ाकर देखता हूं। शायद कहीं कोई बस्ती हो जहां से एक नाव मिल सके, बख्त बेदार ने कहा। और राजकुमार के सिर हिलाने पर वो घोड़ा दौड़ाता हुआ दाईं तरफ बढ़ता चला गया। थोड़ी ही देर बाद वो राजकुमार की नजरों से ओझल हो गया। राजकुमार ने एक पेड़ के नीचे चादर बिछाई और उस पर लेट गया। क्योंकि वह थका हुआ था, इसलिए उसे लेटते ही नींद आ गई। अभी उसे सोए हुए थोड़ी ही देर हुई होगी कि अचानक उस पेड़ में, जिसके नीचे राजकुमार सो रहा था, हलचल सी हुई और फिर एक बहुत बड़ा नाग पेड़ के तने से लिपटकर नीचे उतरने लगा। उस नाग का शरीर नीले रंग का था, जबकि उसका सिर लाल रंग का था। पेड़ से नीचे उतरकर वो राजकुमार के पास आकर कुंडली मारकर बैठ गया और उसका सिर हवा में ऊपर उठा और इसके साथ ही उसने जोर से फुंकार मारी। उसकी फुंकार की आवाज इतनी भयानक थी कि राजकुमार की आंख खुल गई और वो हड़बड़ाकर उठ बैठा। राजकुमार, तुम अपने इरादे से पीछे हट जाओ, वरना तुम्हें मार दिया जाएगा। अचानक एक भयानक आवाज सुनाई दी और राजकुमार ने देखा कि ये आवाज उसी लाल सिर वाले नाग के मुंह से निकल रही थी। ओह, तुम इंसानी आवाज में बात कर रहे हो। कौन हो तुम? राजकुमार ने अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखकर पूछा। मैं सांपों का रक्षक कजाक सांप हूं। मुझे सांप देवता ने यह ताकत दी है कि मैं दुनिया के तमाम सांपों की रक्षा करूं। लाल सिर वाले सांप ने फुंकारते हुए जवाब दिया। तुम जानते हो कि नाग रानी बहुत क्रूर है, इसलिए उसका खत्म होना जरूरी है। राजकुमार ने कुछ सोचते हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, मेरे जिम्मे तो सिर्फ उनकी रक्षा है। तुम सिर्फ मुझे ये बताओ कि तुम अपने इरादे से पीछे हटते हो या फिर मैं तुम्हें मारूं। और ये भी सुन लो कि बुजुर्ग ने तुम्हें जो कपड़ा दिया है, उसका असर सिर्फ महेश बूटी के जहर तक ही है। मेरा जहर तुम पर असर करेगा और मेरा जहर इतना खतरनाक है कि अगर मैं तुम्हें फूंक भी मार दूं तो तुम जलकर राख हो जाओगे। इसलिए तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं कि तुम अपने इरादे से पीछे हटकर वापस चले जाओ।
कजाक सांप ने गुस्से भरे लहजे में कहा, चाहे कुछ भी क्यों न हो जाए, मैं वापस नहीं जाऊंगा। मैं उस जालिम नाग रानी को जरूर मारूंगा। राजकुमार ने बहुत मजबूत शब्दों में कहा और इसके साथ ही उसने बड़ी फुर्ती से अपनी तलवार म्यान से बाहर खींच ली। ओह, तुम्हें शायद अपनी तलवार पर बड़ा भरोसा है। चलो, मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूं। तुम मुझे मारने की पूरी कोशिश कर लो। हो सकता है इस कोशिश में फेल होने के बाद तुम अपने इरादे से पीछे हट जाओ। कजाक सांप ने हंसते हुए कहा, तुम्हारी मौत ही यहां ले आई है, कजाक सांप। राजकुमार ने उछलकर खड़े होते हुए कहा और उसके साथ ही उसने बड़ी फुर्ती से तलवार का पूरा वार कजाक सांप की गर्दन पर किया। मगर दूसरे ही पल राजकुमार ये देखकर हैरान रह गया कि जैसे ही उसकी तलवार कजाक सांप की गर्दन से टकराई, एक जोरदार धमाका हुआ और तलवार उसके हाथ से गायब हो गई। और इसके साथ ही कजाक सांप की जोरदार हंसी सुनाई दी। बस, इस तलवार पर घमंड था तुम्हें, और भी हथियार अगर तुम्हारे पास है तो उन्हें भी आजमा लो, कजाक सांप ने कहा। और राजकुमार ने बड़ी फुर्ती से अपना खंजर निकाल लिया। लेकिन उसके खंजर का भी वही हाल हुआ जो इससे पहले उसकी तलवार का हुआ था। अब तो राजकुमार को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने बड़ी फुर्ती से धनुष कंधे से उतारा और तरकश से तीर निकालकर उसने उसमें चढ़ाया और सांप का निशाना लेने लगा। सांप की आंखों में मौजूद चमक अचानक पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई। मगर इससे पहले कि राजकुमार तीर चलाता कि अचानक एक फंदा सांप की गर्दन में पड़ा और दूसरे पल सांप न सिर्फ पीठ के बल गिरा बल्कि पीछे की तरफ खिंचता चला गया। और राजकुमार हैरानी से देखने लगा, क्योंकि सांप के गले में सिर्फ फंदा नजर आ रहा था और कुछ नजर नहीं आ रहा था। और फिर सांप एक पेड़ के साथ हवा में उड़ता चला गया। वो इस फंदे के जरिए लटक रहा था। जैसे ही उसकी पूंछ का आखिरी हिस्सा हवा में उठा, एक जोरदार आवाज हुई। सांप का सिर कटकर जमीन पर आ गिरा और उसके शरीर का बचा हुआ हिस्सा जमीन पर गिरकर तड़पने लगा। उसी पल प्रधानमंत्री का बेटा बेदार बख्त सामने आ गया। उसके हाथ में तलवार थी जिस पर सांप का खून लगा हुआ था। ओह, तुम यहां कैसे पहुंच गए और ये सब कैसे किया? राजकुमार ने बेदार बख्त को देखकर हैरानी भरे लहजे में पूछा। मैं वापस आ रहा था कि मैंने सांप को पेड़ से उतरते दूर से ही देख लिया था, इसलिए मैंने घोड़ा रोक लिया ताकि उसकी टापों की आवाज सुनकर सांप भड़क न जाए। उसके बाद मैं अंगूठी पहनकर यहां पहुंच गया। इस तरह मैं सांप और आपकी नजरों से ओझल हो गया और फिर मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। मैं समझ गया कि असल में कजाक सांप आपके धनुष को गायब करना चाहता है ताकि आप सांपों की शहजादी का खात्मा ना कर सकें। और इसके साथ ही मैंने कजाक सांप को मारने के बारे में सोचा तो अचानक मेरे दिमाग में उस बुजुर्ग की बात आई। उन्होंने मुझे अंगूठी दी थी कि कजाक सांप उस समय मरेगा जब उसका शरीर हवा में होगा, किसी पेड़ या जमीन से नहीं छू रहा होगा। इसलिए मैंने बड़ी फुर्ती से कमर से फंदा खोला और फिर उसकी गर्दन में फंदा डालकर भागता हुआ पेड़ पर चढ़ा। और जब कजाक सांप का शरीर हवा में लटका तो मैंने फंदे की रस्सी पेड़ से बांध दी और उसकी गर्दन पर झुककर तलवार का वार किया तो वो मर गया। बख्त बेदार ने पूरी बात विस्तार से बताते हुए कहा और राजकुमार बेदार की बुद्धिमानी और फुर्ती पर बहुत खुश हुआ। कजाक सांप के मरते ही राजकुमार की तलवार और खंजर भी जमीन पर पड़े हुए मिल गए, जिन्हें राजकुमार ने उठा लिया। राजकुमार हुजूर, मैंने दूर दूर तक पता कर लिया है, कहीं कोई नाव मौजूद नहीं है, बख्त बेदार ने कहा। ओह, फिर हम उस टापू तक कैसे पहुंचेंगे? राजकुमार ने परेशान होकर कहा। इसका मैंने एक ही तरीका सोचा है कि पेड़ों की बड़ी बड़ी टहनियां तोड़कर और उन्हें रस्सियों से बांधकर नाव तैयार की जाए। इसके सिवा और कोई तरीका समझ में नहीं आता, उसने सिर हिलाते हुए कहा। ओह, लेकिन यह तो बड़ी मेहनत वाला काम है, लेकिन हमें करना तो होगा क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता भी तो नहीं, राजकुमार ने कहा। और इसके बाद वे दोनों तलवारें उठाकर जंगल की तरफ बढ़े
ताकि पेड़ों की मोटी मोटी टहनियां काटकर नाव बनाए। अभी वे पेड़ों के पास पहुंचे ही थे कि अचानक एक झाड़ी में से एक बौना फुदक कर बाहर आ गया। उस बौने के शरीर पर सुनहरे रंग का पहनावा था और सिर पर एक छोटा सा सुनहरी ताज भी था। राजकुमार और बख्त बेदार उस बौने को अचानक अपने सामने देखकर ठिठक कर रुक गए। बौना, राजकुमार तुम दोनों का स्वागत करता है। बौने की बारीक सी आवाज सुनाई दी। ओह, तुम राजकुमार हो? बहुत खूब। फिर तो हमें तुमसे मिलकर बहुत खुशी हुई है। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। मुझे भी, और खास तौर पर बख्त बेदार से, जो बहुत बुद्धिमान इंसान है कि जिसने दुनिया का सबसे खतरनाक सांप कजाक का बड़ी होशियारी से खात्मा कर दिया है। और राजकुमार, मुझे यह भी पता है कि तुम लाल पहाड़ी पर महेश बूटी का जहर पाने के लिए जा रहे हो, ताकि तुम सांपों की शहजादी को मारकर उसका मन का हासिल कर सको। बौने राजकुमार ने कहा, और राजकुमार फिरोज और बख्त बेदार दोनों उसकी बातें सुनकर बहुत हैरान हुए कि इस छोटे से बौने को सब बातों का पहले से ही कैसे ज्ञान हो गया। तुम्हें कैसे पता चला? बौने राजकुमार। राजकुमार फिरोज से जब रहा नहीं गया तो उसने आखिरकार पूछ ही लिया। हम दोनों को अल्लाह ताला ने ये ताकत दी है, और फिर मैं तो बौनों का राजकुमार हूं। खैर, मैं इसलिए तुम्हारे सामने आया हूं ताकि तुम्हारी इस नेक काम में मदद कर सकूं। बौने राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा। ओह, बहुत बहुत शुक्रिया। राजकुमार और बख्त बेदार दोनों ने खुश होकर कहा। राजकुमार हुजूर, आपको अब नाव बनाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एक ऐसे पेड़ के पास ले जाता हूं जिसका तना अंदर से खाली है, और यह पेड़ बहुत पुराना और सड़ा हुआ है, और यह पहले से ही टूटा पड़ा है। आप उसे उठाकर समुद्र में डाल दें और खुद अंदर बैठ जाएं। ये एक बेहतरीन नाव बन जाएगी और आप आसानी से लाल टापू तक पहुंच जाएंगे। बौने राजकुमार ने कहा, और फिर वो उन दोनों को जंगल के अंदर ले गया। वाकई वहां एक ऐसा पेड़ टूटा हुआ पड़ा था जो बहुत बड़ा और अंदर से खाली था। बेदार बख्त ने थोड़ी सी हिम्मत से उसका ऊपर का हिस्सा तोड़ दिया, और इस तरह एक बड़ी सी और हल्की फुल्की नाव तैयार हो गई। बेदार बख्त ने उसे उठाकर कंधे पर डाला और वे दोनों वापस मुड़े। बोलो राजकुमार, क्या तुम बता सकते हो कि हम इस जहरीले पहाड़ पर जाकर महेश बूटी कैसे हासिल करेंगे? हमें यह बताया गया है कि वहां बूटी की वजह से इतना जहर फैला हुआ है कि कोई वहां जाकर दूसरी सांस भी नहीं ले सकता। बख्त बेदार ने कहा, तुमने अच्छा किया कि मुझसे पूछ लिया। तुम दोनों समुद्र की तरफ चलो। मैं जंगल से एक बूटी तोड़कर तुम्हारे पास पहुंचता हूं। उस बूटी में यह विशेषता है कि उसके पत्ते जो व्यक्ति खा जाए, उस पर महेश बूटी का धुआं कोई असर नहीं करता। बौने राजकुमार ने बताया, और राजकुमार फिरोज और बख्त बेदार दोनों उसकी ये बात सुनकर खुशी से उछल पड़े। उन्होंने बौने राजकुमार का शुक्रिया अदा किया, और बौना राजकुमार बूटी लाने जंगल के अंदर चला गया, जबकि राजकुमार फिरोज और बख्त बेदार समुद्र की तरफ चल पड़े। बख्त बेदार ने कंधे पर वो खाली नाव उठाई हुई थी। जब वे दोनों समुद्र के किनारे पर पहुंचे तो उसने नाव को तट पर रख दिया, और फिर वे दोनों वहीं रुककर बौने राजकुमार का इंतजार करने लगे। बख्त बेदार, नाव में तो हम बैठ जाएंगे, लेकिन हम उस नाव को कैसे चलाएंगे? हमें चप्पू की भी तो जरूरत पड़ेगी। राजकुमार ने कहा। हां राजकुमार हुजूर, वाकई मुझे इसका तो ख्याल भी नहीं रहा। अच्छा, बौना राजकुमार आ जाएं, तो फिर मैं जाकर जंगल से चप्पू के लिए लकड़ियां तोड़कर ले आता हूं। उसी पल दूर से उन्हें बौना राजकुमार दौड़कर आता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में एक झाड़ी की टहनी थी, जिसमें इंसानी जीभ की तरह के पत्ते लगे हुए थे। ये लो राजकुमार, इसके दो दो पत्ते चबाकर खा जाओ। इसके बाद महेश बूटी के जहरीले धुएं से बेफिक्र हो जाओ, वो तुम पर कोई असर नहीं करेगा। बौने राजकुमार ने झाड़ी की टहनी राजकुमार की तरफ बढ़ाते हुए कहा, और राजकुमार ने दो पत्ते तोड़कर मुंह में डाले और उन्हें तेजी से चबाने लगा। बख्त बेदार ने भी ऐसा ही किया। बौने राजकुमार,
अब तुम राजकुमार हुजूर के पास ठहरो, मैं जंगल में जाकर चप्पू के लिए लकड़ियां तोड़ लाऊं। बख्त बेदार ने पत्ते चबाकर खा लेने के बाद कहा, तुम इस टापू का रास्ता जानते हो? बौने राजकुमार ने उन दोनों से पूछा और वे दोनों हैरानी से एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। वाकई इस सबसे जरूरी बात के बारे में तो उन्होंने सोचा भी न था। इतने बड़े समुद्र में वे लाल टापू को कैसे ढूंढ सकते थे? बौने राजकुमार, हम अपनी कम अक्ली पर शर्मिंदा है। हां, वाकई हमने इस बारे में सोचा भी नहीं। राजकुमार और बख्त बेदार दोनों ने शर्मिंदा लहजे में जवाब दिया, इसमें आपका दोष नहीं है। कई बार इंसान जरूरी बातें भूल जाता है। खैर, तुम्हें खुश होना चाहिए कि अब तुम्हें उसे जानने की जरूरत नहीं है। ये नाव तुम्हें सीधी उस टापू तक ले जाएगी। बौने राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, मगर कैसे? क्या इस नाव में कोई खास बात है? राजकुमार फिरोज ने हैरान होते हुए पूछा। नहीं, इस नाव में कोई खास बात नहीं है, बल्कि बात यह है कि यहां इस तट से समुद्र की लहरों का रुख इसी टापू की तरफ है, और वे यहां से चलती है तो सीधी उसी टापू से जाकर टकराती है। बहुत खूब, बहुत खूब। इसका मतलब है कि अल्लाह ताला भी हमारी मदद कर रहा है। राजकुमार ने खुश होते हुए कहा, जिनका उद्देश्य नेक होता है उनकी मदद अल्लाह ताला जरूर करते हैं। बौने राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब यह हुआ कि हम महेश बूटी पाने के लिए जब इस नाव पर बैठेंगे तो वापस यही पहुंचेंगे। बख्त बेदार ने कहा, हां, तुम्हारी बात सही है। बौने राजकुमार ने जवाब दिया, तो फिर दोस्त, हम तुम्हें एक तकलीफ और भी देते हैं कि हमारी वापसी तक हमारे घोड़ों का ख्याल रखना, ताकि हमें वापस आने के बाद सफर की परेशानी न हो। उसने कहा, ओह हां, वाकई ये बहुत जरूरी है, वरना हमें शहर पहुंचने तक बहुत तकलीफ होगी। राजकुमार ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम बेफिक्र रहो, तुम्हारे वापस आने तक तुम्हारे घोड़े सुरक्षित रहेंगे। मेरी प्रजा बौने उनका ख्याल रखेंगे। बौने राजकुमार ने कहा, और राजकुमार फिरोज और बख्त बेदार ने उसका शुक्रिया अदा किया, और फिर बख्त बेदार ने नाव समुद्र में डाली और वे दोनों उसमें सवार हो गए। नाव तेजी से समुद्र की तरफ बढ़ने लगी। बौना राजकुमार वहीं तट पर खड़ा रहा। जब तक वो नजर आता रहा, राजकुमार फिरोज और बख्त बेदार हाथ हिला हिलाकर उसे विदा कहते रहे, और जब वो नजर आना बंद हो गया तो वे दोनों आराम से नाव में बैठ गए। वो हल्की फुल्की नाव काफी तेज रफ्तार से समुद्र के अंदर आगे बढ़ती ही जा रही थी। ये बौना राजकुमार भी बड़े वक्त पर काम आया है, वरना तो बड़ी परेशानी हो जाती। राजकुमार फिरोज ने बख्त बेदार से कहा, अल्लाह ताला जब मदद करता है तो ऐसे ही साधन बना देता है। अब महेश बूटी के जहरीले धुएं से बचने का कोई रास्ता नहीं। बख्त बेदार ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, और राजकुमार ने सिर हिला दिया। नाव समुद्र के अंदर तेज रफ्तार से बढ़ रही थी। राजकुमार फिरोज और बख्त बेदार दोनों नाव में बैठे बड़े चाव से समुद्र का नजारा देख रहे थे। इसी तरह शाम हो गई और सूरज दूर समुद्र के अंदर डूबता नजर आ रहा था। सूरज डूबते वक्त समुद्र के पानी का रंग पहले गहरा लाल हो गया और फिर धीरे धीरे सुनहरा होता चला गया। सूरज जब पूरी तरह समुद्र में डूब गया तो हर तरफ अंधेरा सा छाने लगा। कोई खाने की चीज है? मुझे तो भूख लग गई है। राजकुमार फिरोज ने कहा, मेरे पास फल है, मैंने एक पेड़ से तोड़कर अपनी जेबों में भर लिए थे कि न जाने कितना लंबा सफर हो। बख्त बेदार ने मुस्कुराते हुए कहा, और फिर जेबों से लाल रंग के फल निकाल निकाल कर राजकुमार के सामने नाव में ढेर करने शुरू कर दिए। ये छोटे छोटे फल थे जिनकी सतह पर लाल रंग के कांटे से उभरे हुए थे। इन पर तो बड़े सख्त किस्म के कांटे हैं, ये कैसे खाए जाएंगे? राजकुमार ने डरते डरते एक फल उठाते हुए कहा, और उसने एक फल उठाया और अपना खंजर निकालकर उससे फल के कांटे और सख्त ऊपरी परत काट दी। अब अंदर से सुनहरे रंग का जेली जैसा गूदा निकल आया, जो बहुत स्वादिष्ट और मीठा था। राजकुमार ने बड़े शौक से ये फल खाने शुरू कर दिए।
फल चूंकि काफी मात्रा में थे, इसलिए राजकुमार और बख्त बेदार दोनों ने खूब पेट भरकर फल खाए। और फिर उसने अपनी कमर से बंधी हुई पानी की मशक उतारी और उसमें मौजूद पानी पहले राजकुमार ने और बाद में बख्त बेदार ने खूब जी भरकर पिया। इसके बाद राजकुमार को तो नींद आने लगी। मैं तो अब सोता हूं, मुझे तो नींद आ रही है, राजकुमार ने जमाई लेते हुए कहा, और फिर वो नाव में लेट गया। बख्त बेदार को भी नींद के झोंके आने लगे थे, इसलिए वो भी एक तरफ होकर लेट गया और थोड़ी देर बाद वे दोनों गहरी नींद सो गए। और जब उनकी आंखें खुली तो वे दोनों ही चौंक कर उठ बैठे। वे सारी रात सोते रहे थे और अब सूरज समुद्र में से निकल रहा था। हर तरफ रोशनी फैलने लगी थी। अरे वो देखो टापू, अचानक राजकुमार ने चौंक कर कहा, और बख्त बेदार ने भी देखा कि दूर एक टापू के संकेत नजर आ रहे थे। उनकी नाव इसी टापू की तरफ बढ़ती चली जा रही थी। वे दोनों गौर से उस टापू को देखने लगे, जो धीरे धीरे साफ होता जा रहा था। ये वही लाल टापू है राजकुमार हुजूर। इस पर लाल रंग की पहाड़ी अब साफ नजर आने लगी है, जिस पर नीले रंग का धुआं सा फैला हुआ है, बख्त बेदार ने कहा, और राजकुमार ने सिर हिला दिया। वे दोनों टापू पर उतरने की तैयारियां करने लगे। थोड़ी देर बाद उनकी नाव टापू के करीब पहुंचकर किनारे से टकराकर रुक गई और वे दोनों अल्लाह का नाम लेकर नाव से निकलकर टापू पर उतर गए। बेदार बख्त ने कमर से रस्सी खोलकर नाव को एक उभरे हुए मजबूत पत्थर से बांध दिया, ताकि वापसी के समय ये नाव काम आए। नाव को बांधने के बाद वे दोनों तेजी से उस लाल पहाड़ी की तरफ बढ़ते चले गए। उस टापू पर पेड़ तो बहुत थे, तरह तरह के अजीबोगरीब फलों से भरे हुए पेड़, लेकिन वहां कोई जानवर, यहां तक कि कोई पक्षी तक नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लगता था जैसे उस जहरीले धुएं की वजह से वहां कोई जीव जिंदा न रह सका हो। वे दोनों तलवारें संभाले तेजी से आगे बढ़ते चले गए। थोड़ी देर बाद वे लाल पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। ये पहाड़ी कुछ ज्यादा ऊंची न थी, इसलिए वे आसानी से पहाड़ी पर चढ़ गए। पहाड़ी की चोटी नीले रंग के धुएं में लिपटी हुई थी और वहां कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन उन दोनों ने चूंकि बौने राजकुमार की दी हुई बूटी के पत्ते खाए हुए थे, इसलिए जहरीले धुएं का उन पर कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन अभी वे चोटी से थोड़ी ही दूर थे कि अचानक चोटी पर से नीचे की तरफ आती हुई बहुत जोर की आवाजें सुनाई दी। ये आवाजें धीरे धीरे बढ़ती जा रही थी और इसके साथ ही खड़खड़ाहट की आवाजें भी सुनाई देने लगी। वे दोनों ये आवाजें सुनकर ठिठक कर रुक गए। ये आवाजें कैसी हैं, बेदार बख्त? राजकुमार ने हैरान होकर पूछा, और फिर इससे पहले कि वो कोई जवाब देता, अचानक उन दोनों ने एक बड़ी सी चट्टान को लुढ़क कर चोटी पर से अपनी तरफ आते हुए देखा। ये चट्टान इतनी बड़ी थी कि अगर उनसे टकरा जाती तो उन दोनों के शरीर का कचूमर निकल जाता। चट्टान बहुत तेज रफ्तार से नीचे आ रही थी। चट्टान को देखते ही वे दोनों चीखते हुए तेजी से एक तरफ को भागे, ताकि चट्टान की मार से सुरक्षित रह सकें। लेकिन दूसरे पल उनके गले से डर के मारे जोरदार चीखें निकल गई, जब उन्होंने देखा कि जैसे ही वे भागकर एक तरफ हुए थे, लुढ़कती हुई चट्टान का रुख भी मुड़ गया था और अब वो दोबारा उनकी सीध में आ रही थी। अब तो डर के मारे उनकी बोलती बंद हो गई और उन्हें अपनी मौत का पक्का भरोसा हो गया। वे जान बचाने के लिए एक बार फिर भागे, लेकिन इसके साथ ही चट्टान ने एक बार फिर अपना रुख बदल लिया और अब चट्टान उनके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। राजकुमार फिरोज और बेदार बख्त दोनों अचानक रुक गए, क्योंकि अब भागने के लिए कोई जगह न थी, और इसीलिए बख्त बेदार के दिमाग में एक उपाय आ गया। बैठ जाइए राजकुमार हुजूर, बैठ जाइए, उसने चीख कर कहा, और राजकुमार तुरंत जमीन पर बैठ गया। बेदार बख्त भी तेजी से जमीन पर बैठ गया और इसके साथ ही उसने अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़कर इस तरह ऊपर उठा लिया कि चट्टान उन दोनों से टकराने से पहले उस तलवार से टकराती। फिर जैसे ही भारी चट्टान लुढ़कती हुई उनके करीब आई, वो उसकी तलवार से टकराई और उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर
तलवार को ऊंचा करने की कोशिश की। वो चट्टान बहुत भारी और बड़ी थी। क्योंकि वो ऊपर से नीचे लुढ़कती हुई आ रही थी, इसलिए तलवार का झटका लगने से वो अचानक उछली और बेदार बख्त के हाथ से तलवार तो छूट गई, लेकिन चट्टान उछलने की वजह से उनके शरीरों के ऊपर से गुजरकर नीचे जाने लगी। वे दोनों उसकी चपेट में आने से बाल बाल बच गए। बहुत खूब बेदार बख्त, बहुत खूब, राजकुमार ने उछलकर खड़े होते हुए कहा, और बेदार बख्त भी मुस्कुराता हुआ उठ खड़ा हुआ। चट्टान उसी तरह लुढ़कती हुई नीचे चली गई और फिर एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। उसकी तलवार पत्थरों में टूटी हुई पड़ी थी और जाहिर है अब वो बेकार हो चुकी थी। ये कैसी चट्टान थी और किसने लुढ़काई थी? राजकुमार ने कहा, पता नहीं राजकुमार हुजूर। खैर, अल्लाह की मेहरबानी हो गई है, वरना हम यकीनन मारे जाते। उसने कहा, हां, तुम्हारी बुद्धि ने ठीक समय पर काम किया और हमारी जानें बच गई। राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, और वे दोनों दोबारा ऊपर की ओर चढ़ने लगे और थोड़ी देर बाद वे चोटी पर पहुंच गए। उन्होंने देखा कि चोटी के ठीक ऊपर एक चट्टान के अंदर गड्ढा सा बना हुआ है। उसमें एक पौधा मौजूद है जिसकी पत्तियों में से लगातार नीले रंग का धुआं निकल रहा था। राजकुमार ने अपने तरकश में से तीर निकाला और फिर उसने आगे बढ़कर उस पौधे की एक पत्ती तोड़ी। पत्ती टूटते ही ऐसी आवाज पौधे से निकली जैसे किसी ने चीख मारी हो, और जिस जगह से पत्ता टूटा था वहां से नीले रंग का पानी निकलने लगा। राजकुमार ने जल्दी से तीर की नोक उस पानी के साथ लगाई, और जब नोक पर चढ़ी हुई लोहे की टोपी नीले रंग के पानी में अच्छी तरह डूब गई तो उसने तीर हटा लिया। अब तीर की नोक गहरे नीले रंग की हो गई थी। राजकुमार ने दूसरा तीर निकालना चाहा, मगर इसी पल तेज आवाज हुई और पौधा उसी चट्टान के अंदर गायब हो गया। अब चट्टान की सतह बिल्कुल बराबर हो गई थी। अब वापस चले राजकुमार हुजूर, मेरे ख्याल में अब यहां रुकना ठीक नहीं है। उसने पौधे को गायब होते देखकर कहा, और राजकुमार ने भी सिर हिला दिया। उसने नीले रंग की नोक वाला तीर सावधानी से अपनी तरकश में रखा और फिर वे मुड़कर तेजी से नीचे उतरने लगे। वे अपने उद्देश्य में सफल हो गए थे। अब उनके पास ऐसा तीर मौजूद था जिसकी नोक महेश बूटी के जहर में डूबी हुई थी। वे दोनों तेजी से नीचे उतरते चले गए और फिर थोड़ी देर बाद वे उस पहाड़ी के नीचे पहुंच गए। वहां उन्होंने वो चट्टान भी पड़ी हुई देखी जो उन पर गिरने वाली थी। वे दोनों उस चट्टान के पास से होकर जैसे ही आगे बढ़े, अचानक चट्टान को हरकत हुई और फिर वे दोनों उछलकर एक तरफ हटे। उनका विचार था कि चट्टान शायद उनके पीछे आएगी, लेकिन वे ये देखकर हैरान रह गए कि चट्टान उनके पीछे आने की बजाय उछलकर पहाड़ी पर चढ़ने लगी थी। वो इस तरह ऊपर चढ़ती जा रही थी जैसे कोई लोहा चुंबक की तरफ आता है, और देखते ही देखते वो उनकी नजरों से ओझल हो गई। कमाल है, अजीब चट्टान है, राजकुमार ने हैरानी भरे लहजे में कहा। ये शायद महेश बूटी की सुरक्षा करने वाली चट्टान है। हम तो इससे बच गए हैं। अब अगर कोई और ऊपर चढ़ेगा तो ये फिर उस पर गिरेगी। बख्त बेदार ने कहा, और राजकुमार ने सिर हिला दिया। फिर वे दोनों तेजी से चलते हुए टापू के किनारे पर पहुंचे। उनकी नाव वहां मौजूद थी। थोड़ी देर बाद वे नाव में बैठे समुद्र में सफर कर रहे थे। इस बार नाव उसी तरह टापू से दूर होती जा रही थी जिस तरह पहले वो टापू की तरफ खुद ब खुद बढ़ रही थी। इसी तरह दिन और रात का सफर करने के बाद सुबह होते ही वे वापस उस तट पर पहुंच गए जहां वे बौने राजकुमार को छोड़ गए थे। फिर जैसे ही वे तट पर उतरे, स्वागत है राजकुमार फिरोज, बधाई हो कि आप सफल लौटे हैं। एक झाड़ी से बौने राजकुमार की आवाज सुनाई दी और वे दोनों चौंक कर उस झाड़ी की तरफ देखने लगे। दूसरे पल झाड़ी की ओर से बौना राजकुमार निकलकर उनके सामने आ गया। उसके चेहरे पर खुशी के भाव साफ थे। शुक्रिया बौने राजकुमार, ये सब कुछ तुम्हारी मदद की वजह से हुआ है, वरना शायद हम इस जहरीले धुएं से मर जाते।
राजकुमार ने मुस्कुराते हुए कहा, मेरे साथ साथ आप बख्त बेदार का शुक्रिया अदा करें, जिसकी बुद्धिमानी ने आप दोनों को मौत से बचा लिया, वरना वो चट्टान आपको पीस कर रख देती। बौने राजकुमार ने जवाब दिया। तुम्हें कैसे पता चला? राजकुमार ने हैरानी से पूछा। राजकुमार हुजूर, मैंने पहले ही बताया है कि अल्लाह ताला ने हमें ऐसी विशेषताएं दी है कि हमें सब कुछ पता चल जाता है। इस चट्टान के बारे में तो मुझे पहले ही पता था, लेकिन इससे बचने का कोई समाधान मेरी छोटी सी बुद्धि में न आता था। इसलिए मैंने जानबूझकर आपसे उसका जिक्र न किया था, ताकि आप परेशान न हों। लेकिन बख्त बेदार ने वाकई उसका उपाय ढूंढ लिया। बौने राजकुमार ने जवाब दिया, और बख्त बेदार खुश होकर उसकी तारीफ का शुक्रिया अदा करने लगा। हमारे घोड़े? राजकुमार ने इधर उधर देखते हुए कहा, आपके घोड़े सही सलामत हैं और जंगल में घास चर रहे हैं। बौने राजकुमार ने कहा, मैं जाकर उन्हें ले आता हूं। बख्त बेदार ने कहा, और फिर वो जंगल में भागता चला गया। राजकुमार हुजूर, जब आप राजकुमारी जरीन से शादी करें तो मुझे अपनी शादी में जरूर बुलाएं। मैं खुशी से शामिल होऊंगा और राजकुमारी जरीन को बधाई दूंगा। बौने राजकुमार ने कहा, जरूर, मगर हम तुम्हें कैसे बुलावा भेजेंगे? राजकुमार फिरोज ने कहा, आप बस मुझे दिल में याद करें, मैं खुद ही पहुंच जाऊंगा। बौने राजकुमार ने जवाब दिया, और राजकुमार ने उससे वादा किया कि वो उसे जरूर बुलाएगा। इतनी देर में बख्त बेदार अपने घोड़े पर सवार और राजकुमार के घोड़े की लगाम पकड़े उन्हें भगाता हुआ वापस पहुंच गया। और फिर राजकुमार फिरोज और बख्त बेदार दोनों ने बौने राजकुमार का शुक्रिया अदा किया और उससे आज्ञा लेकर वहां से चल पड़े। अब उनकी मंजिल दौलताबाद देश था, जो वहां से सैकड़ों मील दूर था। राजकुमार फिरोज और बख्त बेदार 1 महीने तक सफर करने के बाद आखिरकार दौलताबाद देश की सीमा में घुस गए। उन्होंने देखा कि उस देश के लोग डरे में से लगते थे। वहां वो चहल पहल न थी जैसी कि दूसरे देशों में होती है। वे दोनों एक सराय में ठहर गए। बख्त बेदार ने सराय के नौकर से लोगों के डरे रहने का कारण पूछा तो उसने बताया कि यहां अक्सर सुंदर बच्चे गायब हो जाते हैं और सुंदर नौजवानों की लाशें हर दूसरे तीसरे दिन सड़कों पर पड़ी हुई मिलती है, जैसे उनको सांपों ने काटा हो। हालांकि आज तक यहां कोई सांप नजर नहीं आया। लोग इस वजह से हर वक्त परेशान रहते हैं कि न जाने किस वक्त उनका बच्चा गायब हो जाए या वे खुद सांप के जहर का शिकार बन जाएं। यहां के राजा उसका कोई समाधान नहीं करते। बख्त बेदार ने कहा, महाराज बूढ़े हैं, वे तो अपने कमरे से बाहर ही नहीं निकलते। यहां उनकी बेटी राजकुमारी रानी राज करती है। वो बहुत क्रूर औरत है। जो कोई उसके पास शिकायत लेकर जाता है वो उसे तुरंत मरवा देती है। नौकर ने डरे हुए लहजे में कहा, यहां कभी कोई सांप नजर नहीं आया? बख्त बेदार ने पूछा, सिर्फ साल में 1 बार 2 सांप नजर आते हैं, और वो दिन होता है जब रात और दिन बराबर होते हैं, जैसे कल हो रहे हैं। उस दिन राजकुमारी रानी ठीक दोपहर के समय अपने महल की खिड़की में अपनी दासियों समेत आकर बैठ जाती है। उस समय किसी पुरुष को महल में घुसने की इजाजत नहीं होती। बाकी खिड़कियों में भी राजकुमारी की दासियां मौजूद होती हैं। फिर एक भयानक सा नाग कहीं से निकल कर आता है और राजकुमारी के गले में लटक जाता है। इसके बाद एक बहुत ही सुंदर सा सांप उस खिड़की के पीछे नजर आता है और फिर वो बिजली की सी तेजी से उड़ता हुआ खिड़की में राजकुमारी के पास पहुंच जाता है और उसके पास कुंडली मारकर बैठ जाता है। उस समय राजकुमारी भी सांप की तरह आवाजें निकालती है। थोड़ी देर बाद वो सुंदर सांप उड़कर वापस नीचे आता है और गायब हो जाता है, और वो सांप जो राजकुमारी के गले में लटका हुआ होता है वो भी उतरकर गायब हो जाता है। इन सांपों के डर की वजह से उस दिन पूरे शहर में हर व्यक्ति अपने अपने घर में बंद हो जाता है। कोई बाहर नहीं निकलता। जब दोनों सांप गायब हो जाते हैं तो फिर लोग बाहर निकलते हैं, और आप दोनों चूंकि अजनबी हैं, इसलिए मैं आपको भी सलाह दूंगा कि आप भी अपनी जानों का ख्याल रखें। नौकर ने उसे समझाते हुए कहा और उसने सिर हिला दिया और फिर
उसे इनाम देकर विदा कर दिया। हम बड़े ठीक समय पर यहां पहुंचे हैं। राजकुमार हुजूर, अगर कल का दिन निकल जाता तो हमें और 1 साल का इंतजार करना पड़ता। बख्त बेदार ने आकर राजकुमार को सारी बात बताते हुए कहा, और राजकुमार भी खुश हो गया कि वाकई सही समय पर पहुंच गए हैं। अब राजकुमार हुजूर, आपके सच्चे निशाने पर ही सारे काम का आधार है। अगर आपका निशाना चूक गया तो फिर हम दोनों को मौत से कोई न बचा सकेगा। उसने कहा, तुम चिंता न करो बख्त बेदार, तुम जानते हो कि मेरा निशाना कितना पक्का है, और फिर मैं पूरा ध्यान लगाकर निशाना लगाऊंगा। बस तुम वहां पहुंचकर ध्यान रखना कि जैसे ही मन का सांपों की शहजादी के मरते ही उसके गले से निकले, तुमने उसे झपटकर तुरंत ही वहां से निकल आना है, ताकि लोगों के बाहर आने से पहले ही हम इस शहर की सीमा से बाहर निकल जाएं। इस प्रकार पूरा प्लान बनाकर वे दोनों सो गए। दूसरे दिन सुबह को राजकुमार ने अल्लाह से दुआ मांगी कि अल्लाह ताला उनकी मदद करे और उन्हें उनके उद्देश्य में सफल कर दे। इसके बाद वे दोनों तैयार होकर सराय से बाहर आ गए। चूंकि उन्होंने सराय में वापस नहीं आना था, इसलिए उन्होंने अपना सामान भी साथ ले लिया और सराय वालों को भी यही कहा था कि वे शहर की सैर करने के बाद वापस चले जाएंगे। सराय के मालिक ने भी उन्हें दोपहर से पहले शहर से जाने के लिए कहा और वे दोनों सिर हिलाते हुए वहां से चल पड़े। सराय से निकलकर वे दोनों पहले शाही महल पहुंचे और उन्होंने घूम फिरकर महल को चारों तरफ से देखा, और इसके साथ ही राजकुमार ने महल के पास ही एक बाग को देख लिया ताकि वो घोड़े समेत वहां छुप जाए, ताकि ठीक समय पर खिड़की के नीचे पहुंच जाए। वरना हो सकता था कि नाग रानी उसे देखकर पहले ही गिरफ्तार करवा देती। जब दोपहर होने लगी तो बाजार और गलियां तेजी से खाली होने लगी। हर व्यक्ति अपने अपने घरों को भागने लगा। मेरा विचार है, अब सांपों के राजकुमार के आने का समय हो गया है। मैं बाग में छुप जाता हूं। तुम अंगूठी पहनकर महल के अंदर घुस जाओ। राजकुमार फिरोज ने बख्त बेदार से कहा और उसने सिर हिला दिया। फिर राजकुमार अपने घोड़े समेत उस खाली बाग में छुपकर खड़ा हो गया। बख्त बेदार ने भी अपना घोड़ा वही पेड़ के साथ बांध दिया। उन्होंने यही प्लान बनाया था कि राजकुमार सांपों की शहजादी को महेश बूटी के जहर वाला तीर मारते ही घोड़ा दौड़ाते हुए वापस उस बाग में आ जाएगा, और बख्त बेदार भी मन का लेकर वापस उसी बाग में पहुंचेगा, और फिर वे दोनों यहां से घोड़ों पर सवार होकर शहर से निकल जाएंगे। बख्त बेदार की अपनी तलवार चूंकि उस चट्टान की वजह से टूट गई थी, इसलिए उसने सुरक्षा के ख्याल से राजकुमार की तलवार लेकर अपनी कमर से बांधी और फिर जेब से अंगूठी निकालकर उसने उंगली में पहन ली। अंगूठी पहनते ही वो राजकुमार की नजरों से गायब हो गया। खुदा हाफिज राजकुमार हुजूर। बख्त बेदार की आवाज बाग के दरवाजे के पास सुनाई दी और राजकुमार ने भी ऊंची आवाज में उसे खुदा हाफिज कहा, और फिर राजकुमार घोड़े समेत बाग की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। महल की पिछली खिड़की उसे यहां से साफ नजर आ रही थी। उसने जेब से बुजुर्ग का दिया हुआ हरे रंग का कपड़ा निकाला और उसे हाथ में रखकर उसने धनुष उतारा और तरकश से वो तीर निकाला जिसकी नोक महेश बूटी के जहर में डूबी हुई थी, और फिर तीर को धनुष में जोड़कर वो खिड़की की तरफ देखने लगा। अभी खिड़की खाली पड़ी हुई थी। नाग रानी भी अभी वहां न पहुंची थी। राजकुमार फिरोज इंतजार में खड़ा रहा और खिड़की की तरफ देखता रहा। लगभग आधे घंटे बाद उसने देखा कि एक बदसूरत सी औरत, जिसने गले में कीमती मोतियों के हार पहने हुए थे, उस खिड़की में आकर बैठ गई। दूसरी खिड़कियों में भी अब औरतें नजर आने लगी थी। राजकुमार तैयार हो गया और थोड़ी देर बाद उसने देखा कि नाग रानी के गले में एक भयानक सा सांप लटका हुआ नजर आने लगा था। उस सांप को देखते ही राजकुमार समझ गया कि ये सांपों के राजकुमार का दोस्त बुशर नाग है। इसका मतलब था कि किसी भी पल सांपों का राजकुमार वहां पहुंचने वाला है। राजकुमार फिरोज ने अल्लाह का नाम लेकर घोड़े को एड़ लगाई और बाग के दरवाजे से निकलकर महल की उस खिड़की की तरफ बढ़ने लगा। फिर जैसे ही वो खिड़की के पास पहुंचा,
उसने महल की दीवार के साथ एक बहुत ही सुंदर सांप को देखा। उसने जल्दी से धनुष को सीधा किया और तीर को खींचा। दूसरे पल हवा को चीरने की तेज आवाज से वो सुंदर सा सांप, जो यकीनन सांपों का राजकुमार था, हवा में ऊपर उठा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि पलक झपकने में वो काफी ऊंचाई पर पहुंच गया। राजकुमार ने बहुत तेजी से तीर को खींचा और फिर अल्लाह का नाम लेकर उसने अंदाजा लगाया कि जब तक तीर उस खिड़की तक पहुंचेगा, सांपों का राजकुमार भी वहां तक पहुंच जाएगा। और अब सारी बात इस अंदाजे पर ही टिकी थी। उसने तीर चला दिया। साय की तेज आवाज से तीर धनुष से निकला और फिर दूसरे ही पल राजकुमार ने खुशी से जोरदार नारा लगाया, क्योंकि उसका निशाना बिल्कुल सही साबित हुआ था। तीर ठीक सांपों के राजकुमार की गर्दन में घुस गया था और सांपों का राजकुमार फड़कता हुआ तीर समेत पलटकर वापस गिरा। उसी पल खिड़कियों से चीखों की आवाजें आने लगी और राजकुमार ने देखा कि बुशर नाग ने गुस्से में आकर सांपों की शहजादी को डस लिया था और वो चीखती हुई जमीन पर गिर गई थी। उसकी दासियों ने भी शोर मचा दिया था। सांपों का राजकुमार जैसे ही नीचे गिरा, उसके शरीर में आग लग गई और फिर देखते ही देखते वो जलकर राख हो गया। अब राजकुमार फिरोज ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और तेजी से घोड़ा मोड़कर वापस बाग में आ गया। अब उसे बड़ी बेचैनी से बख्त बेदार का इंतजार था। थोड़ी देर बाद भागते हुए कदमों की आवाज बाग के दरवाजे पर सुनाई दी। बधाई हो राजकुमार हुजूर, मैंने नाग रानी का मनका हासिल कर लिया है। बख्त बेदार की आवाज सुनाई दी और दूसरे पल वो नजर आने लगा। उसने अंगूठी उतार दी थी। कहाँ है वो मनका? राजकुमार ने बेचैन होकर पूछा और उसने दूसरे हाथ की मुट्ठी राजकुमार के सामने खोल दी। उस मुट्ठी में एक सुनहरे रंग का सुंदर सा मनका मौजूद था। राजकुमार ने जल्दी से वो मनका उसके हाथ से लिया और फिर जोर से उसे मुट्ठी में रखकर दबाया तो मनके में से खून की 2 बूंदें निकलकर घोड़े की जीन पर पड़ी और दूसरे पल लोहे की जीन शुद्ध सोने की बन गई। और यह देखते ही राजकुमार फिरोज ने खुशी से नारा लगाया, अब यहां से निकल चले राजकुमार हुजूर, क्योंकि नाग रानी के मरते ही पूरे महल में भगदड़ मच गई है। ऐसा न हो कि राजा, जो अपने आप को उसका बाप समझता है, हमें पकड़ ले। बख्त बेदार ने कहा और राजकुमार ने सिर हिलाते हुए मनके को अपनी जेब में सावधानी से रखा। उसने घोड़े को पेड़ से खोला और फिर उछलकर उस पर सवार हो गया। कुछ ही पलों बाद वे दोनों घोड़े दौड़ाते हुए बाग से बाहर आए और शहर के बाहर जाने वाले रास्ते की तरफ बढ़ने लगे। शहर वाले अब घरों से निकल निकलकर शाही महल की तरफ दौड़े चले जा रहे थे। शायद उन्हें भी नाग रानी की मौत का पता चल गया था। क्योंकि वे सब अफरातफरी में थे, इसलिए उन दोनों को किसी ने न रोका और वे थोड़ी देर बाद शहर की सीमा से बाहर आ गए। चूंकि वे सफल होकर वापस आ रहे थे, इसलिए उन्होंने ज्यादा सफर तेजी से तय किया और फिर 1 महीने की बजाय वे 20 दिन बाद ही रोम देश में पहुंचने में सफल हो गए, जहां राजकुमारी जरीन रहती थी। और उन्होंने वहां पहुंचते ही घोषणा कर दी कि वे रोम के राजा सुलेमान की लगाई हुई शर्त पूरी करके आए हैं और वे नाग रानी का मनका लेकर आए हैं। उनकी घोषणा सुनते ही पूरे शहर में खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वे सब राजकुमार फिरोज को अच्छी तरह जानते थे और ये बात रोम वालों के लिए ज्यादा खुशी की थी कि ये कामयाबी पड़ोसी देश के राजकुमार ने हासिल की है। जब राजा को इस घोषणा की खबर मिली तो उन्होंने तुरंत आम दरबार लगाने का हुक्म दे दिया और राजकुमार फिरोज और बख्त बेदार को उस दरबार में हाजिर होने की इजाजत दे दी। उस दरबार में राजकुमारी जरीन भी पहुंच गई, क्योंकि उसे भी राजकुमार फिरोज की कामयाबी की सूचना मिल चुकी थी और वो चूंकि खुद भी राजकुमार फिरोज को पसंद करती थी, इसलिए खुशी से उसका चेहरा भी चमक रहा था। दरबार में राजकुमार फिरोज ने राजा को शाही प्रणाम करने के बाद बड़े आदर से नाग रानी का मनका जेब से निकालकर पेश किया। इसे परखा जाए कि क्या वाकई ये नाग रानी का मनका है। राजा ने प्रधानमंत्री से कहा और प्रधानमंत्री ने सिर हिलाते हुए मनका राजा के हाथ से ले लिया
और फिर अपनी तलवार निकालकर उसने जमीन पर रखी और मनके को मुट्ठी में रखकर जोर से दबाया। दूसरे पल मनके से खून की कुछ बूंदें निकलकर उस तलवार पर पड़ी और फिर पूरा दरबार खुशी के नारों से गूंज उठा, क्योंकि जैसे ही बूंदें तलवार पर पड़ी थी, तलवार सोने की हो गई थी। राजा ने खुशी से उठकर राजकुमार को गले से लगा लिया। वो राजकुमार फिरोज के बहादुरी भरे काम पर बहुत खुश था और साथ ही उसे इस बात की भी खुशी थी कि उसके पड़ोसी देश का राजकुमार इस शर्त पर पूरा उतरा है। इसके बाद राजा ने राजकुमार फिरोज और राजकुमारी जरीन की शादी की घोषणा कर दी। पूरे देश में खुशी के बाजे बजने लगे। राजकुमार ने राजा से आज्ञा चाही कि वो अपने पिता को ये खुशखबरी सुनाए और फिर बारात लेकर आए। राजा ने आज्ञा दे दी। राजकुमार और बख्त बेदार अपने देश वापस पहुंचे। उनकी सफलता की खबर वहां उनसे पहले पहुंच चुकी थी। उसके पिता ने भी उसे गले से लगाया और फिर वो अपने बेटे की बड़ी जबरदस्त बारात लेकर रोम देश में पहुंचा। राजकुमार ने बौने राजकुमार को भी दिल में याद किया तो वह भी वहां पहुंच गया और फिर राजकुमार फिरोज और राजकुमारी जरीन की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई और दोनों देशों में इस कदर जश्न मनाए गए कि महीनों तक जश्न ही खत्म न हुए और उस शादी से दोनों देश एक हो गए और राजकुमार फिरोज दोनों देशों का राजा बन गया। उसने बख्त बेदार को अपना प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया और इस तरह हंसी खुशी उन सबकी जिंदगियां गुजरने लगी।